हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखिए बेटा, गॉस लॉ जब स्टार्ट किया था तब सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी कि गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। यानी यूनिफॉर्मली चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है। गॉस लॉ की बेटा कुछ लिमिटेशंस भी हैं। गॉस लॉ कुछ सिमेट्रिकल शेप के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। यानी कि किसी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। तो बेटा ये सब इन सब की जो यहाँ पर हैं, ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं जो कि सिमेट्रिकल होते हैं। तो हम इनकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। ये कौन कौन सी है बेटा? पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दूसरा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। कोई प्लेन शीट है, उसकी वजह से इनफाइनाइट लॉन्ग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ के थ्रू। और तीसरा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। एक थिन स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये तीनों एप्लीकेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, काफी साल बोर्ड एग्जाम्स में आई है। ठीक है, इन्हीं तीन पर बेस्ड ये प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में। लॉन्ग वायर के लिए एक्सरसाइज 1.23, प्लेन शीट की प्रॉब्लम है 1.24 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये प्रॉब्लम आप सबको करनी है, मैं तो कराऊंगा ही। ये कैपेसिटर में यूज होगी, ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये है बेटा स्फेरिकल सेल, एग्जाम्पल 1.13 और एक्सरसाइज 1.21 एंड एक्सरसाइज 1.22, ये भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बेटा मैं 3 या 4 स्टेप आपको आज बताने वाला हूं। ये 4 स्टेप ही हम बस फॉलो करेंगे। उन 4 स्टेप को फॉलो करते करते इनके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो तो मैं अलग अलग वीडियोज में बताऊंगा। आज के वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखेंगे। बाकी इन दो के लिए मैंने 2 सेपरेट वीडियो हैं, उनमें आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ समरी छोटा सा कि क्या करना है बेटा। तो बेटा सबसे पहले ये बेटा आपके दिमाग के लिए, आपके सोचने के लिए ये स्टेप्स लिख रहा हूँ, इसका और कोई मीनिंग नहीं है, आप इनको समझ के चलिएगा। सबसे पहले गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये इमेज करना होगा कि इमेज पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरा है। सबसे पहले आपको ये इमेज करना पड़ेगा कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बन रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इमेज करने के बाद ही आप इनके ऊपर एक गॉसियन सरफेस इमेज कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है बेटा इमेज गॉसियन सरफेस। कोई गॉसियन सरफेस इमेज कर सकते हो। गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से इमेज करनी है बेटा, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां से इमेज करोगे, पहले इमेज किया तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चलेगा कैसा होता है। फिर गॉसियन सरफेस ऐसे लेनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस पर उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो आपस में, मोस्ट ऑफ जगह है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस, इसका ये भी मतलब है। ये और ये दोनों बात एक ही है।
ये रूल्स में मैंने लिखाया भी है कि गॉसियन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस। तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। समवेयर कुछ पार्ट ऐसा भी हो सकता है कुछ जगह पर कि पैरेलल हो, कि पूरा परपेंडिकुलर सरफेस नहीं मिल रही हो, तो बेटा उस जगह पर आप कुछ जगह पर E और S परपेंडिकुलर भी ले सकते हो। इसका मतलब हुआ बेटा E पैरेलल विद गॉसियन सरफेस, ऐसा भी कर सकते हैं। पर समवेयर कुछ जगह फुली नहीं ले सकते इसे, E पैरेलल टू गॉसियन सरफेस पर पूरा नहीं ले सकते, कंप्लीट ऐसी सरफेस नहीं ले सकते कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, ठीक है ना, नहीं तो फ्लक्स पास ही नहीं होगा बेटा, जीरो फ्लक्स होगा। इस केस में बेटा थीटा बराबर 90 होता है और इस केस में बेटा थीटा बराबर 0 होता है। इस केस में थीटा बराबर क्या होता है 0 है। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसमें नो फ्लक्स, इसमें क्या होता है नो फ्लक्स। तो बेटा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह कैलकुलेट नहीं होगा, पर ज्यादातर गॉसियन सरफेस ऐसी हो सकती है कि कुछ जगह पर परपेंडिकुलर हो, कुछ जगह पर पैरेलल हो। तो मैंने दोनों केस लिख दी है, आपको इस पर ध्यान देना है ना। थर्ड, फिर गॉसियन सरफेस लेने के बाद आपको थर्ड स्टेप करना है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस बाय टू इक्वेशन। दो इक्वेशन से कौन कौन सी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की दो इक्वेशन है। एक फ्लक्स कैलकुलेट करने की दो इक्वेशन है, फाई ई इक्वल टू, इधर लिख देता हूं, फर्स्ट है बेटा फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस, एक होती है ई डॉट एस, एक तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास करोगे गॉसियन सरफेस से, दूसरा गॉस लॉ फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फिर ये दो इक्वेशन से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। फिर फोर्थ स्टेप होगा बेटा सिंपल रिलेट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को रिलेट कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से, दोनों फ्लक्स सेम होंगे, फ्लक्स टू गॉसियन सरफेस है, तो E डॉट S बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। तब आपका यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा। यही स्टेप हम तीनों डायमेंशन में करेंगे। कैसे कैसे करेंगे आप देखिएगा, बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इमेज करेंगे, फिर गॉसियन सरफेस इमेज करेंगे ऐसी कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, और कुछ जगह पर पैरेलल हो सकता है, ठीक है। तीसरा फिर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे दोनों इक्वेशन से, गॉसियन सरफेस से, फिर उनको इक्वल करेंगे और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आज के लेक्चर में हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। देखिए बेटा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा वो कुछ इस तरीके का मैंने डायग्राम बना रखा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हेडिंग में जो भी वर्ड लिए हैं इनमें से एक भी वर्ड आपकी हेडिंग से कम नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए वायर, ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए वायर, ठीक है, वायर स्ट्रेट रहेगा और यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। तभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा जो कि एक सिमेट्रिकल शेप का होगा, जिस पर हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सिर्फ लॉन्ग वायर से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेट भी होना चाहिए, ठीक है, और यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस चार्ज होना चाहिए।
चलिए, तो इसे सॉल्व करने से लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लॉन्ग वायर होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न किस तरीके से होता है, ये आपको इमेज करना है अपने इमेज में। तो बेटा इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। ये पैटर्न, इस पैटर्न को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल इन ऑल प्लेन कटिंग वायर नॉर्मली। यानी इसे ऐसे समझिए कि अगर इस वायर को, इस वायर, ये वायर है, वायर को बीच में से कट करता हुआ कोई प्लेन है, उस प्लेन पर रेडियल, और इस वायर को कट करते हुए कई प्लेन बन सकते हैं, सारे प्लेन होंगे एक ही डायरेक्शन में, पर नीचे ऐसे समझिए कि अगर ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर है, कौन, वायर, वायर किस पर है, वाई एक्सिस पर, तो ये जो प्लेन होगा वो प्लेन होगा बेटा एक्स जेड प्लेन में, किसमें, एक्स जेड प्लेन। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये एक्स जेड प्लेन में है और रेडियल है। तो इस वर्ड का मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल इन ऑल प्लेन कटिंग वायर नॉर्मल। इस चीज को मैंने बेटा डिटेल में लेक्चर 1.8.1 में आपको पढ़ाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं कि इसके लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का क्यों बनता है। ये रीजन आपको इसका आंसर वहां मिल जाएगा। अभी मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा। तो बेटा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ इस ब्रश की तरह समझिए। इस ब्रश की जो डंडियां निकल रही हैं इस तरीके से, इन्हीं को कहते हैं, ये इसका वायर है, बीच में जिसके ऊपर ये ब्रशेस लगे हुए हैं, ये वायर ये है, और इससे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल इन ऑल प्लेन, ठीक है, और इसलिए लगा दिए कई प्लेन बन सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 4 प्लेन दिखाते हैं, 4 वायर की वजह से इनफाइनाइट वायर होंगे, तो 4 होंगे काफी, सबके वजह से हर प्लेन में अपने में रेडियल होगा। तो बेटा ये बात आपको क्लियर होगी कि ये रेडियल हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी कौन सी सरफेस होगी जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर या पैरेलल हो सकती है। परपेंडिकुलर के लिए रूल है। तो बेटा उसके लिए मैं बता दूं कि ये दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली एट एवरी पॉइंट ऑन कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसी सरफेस के ऊपर या ऐसी सरफेस के ऊपर, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस के ऊपर, ये हमेशा क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर। गॉस लॉ में कोसाइन सरफेस एज्यूम करने के लिए रूल था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये ब्लैक वाली जो है सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये सिलेंडर है, ये ब्लैक पोस्ट जो बना रहता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिलेंडर के ऊपर हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे समझिए, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 निकलती हैं, ये इसके सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये कर्व सरफेस पर, ये कर्व सरफेस होती है सिलेंडर की। और फ्लैट सरफेस जो ये वाली है, इस फ्लैट सरफेस पर पैरेलल होगी, ऐसे, ये जैसे ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है। आप इधर से समझिए, देख रहे हैं आप, ऐसे इधर निकली, इधर निकली, इधर निकली, इधर इधर इधर, ये जो लाइनें होती हैं ये इस कर्व सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इस समझ के चलिएगा, इस पर सिर्फ सिलेंड्रिकल सरफेस पर ही ये परपेंडिकुलर हो सकती है। अगर मैं सिलेंडर ना मानकर सपोज क्यूब लेता या स्क्वायर लेता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पर परपेंडिकुलर नहीं होती। इसलिए हम इसमें अब सिलेंड्रिकल कोसाइन सरफेस एज्यूम करेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियल इन ऑल प्लेन। कुछ इस ब्रश के ब्रशेस की जगह ऐसे बाहर, ठीक है। चलिए तो देखिए बेटा, हमने सबसे पहले एज्यूम किया कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। मैं 2D में फिगर लेकर चलूंगा, ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को जब आप सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये 2D व्यू में कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका एक तरीके का 3D व्यू है, ये आपका 3D व्यू है, ये आपका 2D व्यू है, ये आपका 2D व्यू है।
तो बेटा 2D व्यू में आपको ये लाइनें इस तरीके से तिरछी नहीं दिखाई देगी, सामने से देखेंगे तो इसकी ऐसे वाली पोर्शन ही दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में पैटर्न इस तरीके से दिखाऊंगा, आप इमेज कर लीजिएगा, इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। चलिए, तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो टोटल चार्ज के लिए बात नहीं हो सकती, तो इसका क्या दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, लैम्डा। चलिए, कंसीडर ए पॉइंट P at distance r from wire where we have to find electric field। हमने कोई P पॉइंट ले रखा है वायर से r डिस्टेंस पर, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए बेटा, ये P पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, P इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ले सकते हैं, मर्जी। ठीक है, बात यहाँ ले लेता हूँ, कहीं भी ले, सबके लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो ये P पॉइंट, यहाँ पर इसके डिस्टेंस r है, इसके डिस्टेंस कितनी है बेटा, r, कहां से, वायर से, इसके डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं वायर से, ये डिस्टेंस है बेटा r। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसे गुसाइन सरफेस एज्यूम करते हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। पैरेलल वर्ड मैंने ऐड किया बेटा, क्योंकि कुछ सरफेसेस ऐसी होंगी, वैसे जरूरी परपेंडिकुलर है, पर कुछ सरफेसेस ऐसी होंगी जहां पर कुछ सरफेस के कुछ पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होंगी, कुछ पार्ट पर पैरेलल भी होंगी। कंप्लीट पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंप्लीटली पैरेलल हुई तो फ्लक्स उससे पास नहीं करेगा, जीरो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा। मैंने बस आप लोगों को कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये वर्ड ऐड किया है कि पैरेलल और या परपेंडिकुलर, अदरवाइज वर्ड है परपेंडिकुलर। तो देखिएगा बेटा, मुझे एक ऐसी सरफेस पे एज्यूम करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वो सरफेस कैसी हो सकती है, सिलेंडर, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियल इन प्लेन। ठीक है, रेडियल इन प्लेन। तो ये रेडियल इस गुसाइन से ये सिलेंडर पर ही परपेंडिकुलर हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस पर। तो मैं यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम करूंगा। इसके लिए एक और रूल था गुसाइन सरफेस को चॉइस करने का, कि गुसाइन सरफेस मस्ट बी पास दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड, यानी इलेक्ट्रिक गुसाइन सरफेस उस पॉइंट से मस्ट बी पास जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो गुसाइन सरफेस इस पॉइंट से जरूर पास करेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात लिखता हूँ, इमेजिन ए सिलेंड्रिकल गुसाइन सरफेस है। और क्यों ले रहा हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेसेस पर परपेंडिकुलर होगा और ये सरफेस जो है इस पर पैरेलल होगा। जो फर्स्ट फ्लैट फेस है, ये जो फ्लैट फेसेस हैं ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 इधर इधर जा रही है, तो इस सरफेस पर तो परपेंडिकुलर होंगी और इस सरफेस और इस सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसके पैरेलल। तो हमने यहाँ पर क्या ली है, सिलेंड्रिकल। तो सबसे पहले मैं एक बात लिख देता हूं, इमेजिन, ये सब बेटा इमेज हो रही है, ये नहीं कि आपको सिलेंडर रख देंगे एक्चुअल में तब कुछ फाइंड करेंगे, ये सब इमेजिनेशन की बात है। तो इमेजिन ए सिलेंड्रिकल गॉसाइन सरफेस, क्या पूरा लिख देता हूं, गॉसाइन सरफेस passing through point P, यानी ऐसे गुसाइन सरफेस मैंने सिलेंड्रिकल गुसाइन सरफेस एज्यूम की है जो कि किससे पास करेगी, P से। तो यहाँ पर मैं एक सिलेंड्रिकल गुसाइन सरफेस बना देता हूँ, देखिए पासिंग थ्रू पॉइंट P, पासिंग थ्रू पॉइंट P, लेंथ जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ क्या ले ली हमने L।
एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं। 2D में कुछ सिलेंडर ऐसे दिखाई देगा, ये एक हमने इस सिलेंडर की लेंथ दे रखी है बेटा L, इसकी लेंथ हमने ले रखी है L। इस सिलेंडर की लेंथ क्या है देखो पड़ेगी, ये इसकी लेंथ है, इसकी L लेंथ का हमने एक सिलेंडर, इसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये क्या होगी बेटा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया। इस पर देखिएगा इतनी बात क्लियर। अब हमें क्या करना है, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा ये निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इस सिलेंडर से, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो देखिएगा बेटा, ये इसकी कर्व सरफेस है, जैसा वहां लिखा है, ये इसकी कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस, ठीक है। ये इसकी फ्लैट सरफेस है, ये वाली क्या है बेटा फ्लैट सरफेस। ऐसे दो सिलेंडर में दो फ्लैट सरफेस होती है, मैं बता चुका हूं पहले। तो ये गॉसियन सरफेस पूरी है, इसको कह देता हूं मैं फर्स्ट फ्लैट, ओके, फर्स्ट फ्लैट सरफेस, और इसको कह देता हूं बेटा सेकेंड फ्लैट सरफेस, ओके बेटा। तो इसमें तीन सरफेसेस हैं, कर्व सरफेस, एक फर्स्ट फ्लैट सरफेस, सेकंड फ्लैट सरफेस। जब कंप्लीट सिलेंडर का से फ्लक्स पास निकालना है कि कितना फ्लक्स इससे पास होगा, तो इससे अलग अलग सरफेस से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कर्व सरफेस से। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो यहां लिखते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस। आप समझ जाएंगे सिलेंडर की बात हो रही है, फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा फ्लक्स पासिंग के लिए फाई ई, इसको नाम देता हूं कर्व। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ऐसे समझ लीजिए समेशन, ऐसे समझ सकते हैं आप, फॉर्मूला तो होता है ई डॉट एस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे समेशन ई डॉट डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस लेता हूं तो समेशन सारे ऐड होने चाहिए एलिमेंट, छोटे एलिमेंट लेता हूं, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा, इस तरीके से। चलिए अब हम समेशन की बात देखते हैं। कर्व सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए थीटा की बात करें तो थीटा होता है एस और ई के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो देखिए बेटा, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एरिया वेक्टर लेता हूं, किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर, अगर यहां पर डेल्टा एस ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया, ये डेल्टा एस, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा, रेडियल आउटवर्ड, ऐसे जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, बिल्कुल वैसे एरिया वेक्टर इस पॉइंट पर। अगर इस पॉइंट पर भी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां पर भी एरिया वेक्टर किधर होगा। आप ऐसे समझिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही रेडियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रेडियल, और इसके लिए सिलेंडर की कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी क्या होता है, रेडियल। क्या होता है, रेडियल। तो किसी भी पॉइंट पर एस और ई के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। ये ई और एस हमेशा क्या होंगे, पैरेलल,
every point on the curved surface of cylinder. दोबारा बोल देता हूं, on the curved surface E and S will be parallel at every and each point. कर्व सरफेस, सिलेंडर की कर्व सरफेस के एवरी पॉइंट पर E और S दोनों पैरेलल होंगे। E भी इधर होगा, हर E, ठीक है। इस बात को मैं बस यहां लिख देता हूं, एंगल बिटवीन E and delta S at all points, at all point या every point, at every point theta at every point on curved surface is 0। कर्व सरफेस पर E और S के बीच किसी भी पॉइंट पर एंगल कितना होगा? 0। तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से सिलेंडर की सरफेस की डिस्टेंस हर जगह R है। कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वायर से कितना होगा? R। ये भी R, ये भी R, कहीं भी वायर से नहीं R। तो बेटा सिलेंडर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, थीटा भी क्या होगा? कांस्टेंट, 0। E भी क्या है? कांस्टेंट, सभी पॉइंटों पर सेम रहेगा, सभी पॉइंटों पर सिलेंडर की सरफेस के सभी पॉइंटों पर सेम रहेगा। तो बेटा E और cos थीटा समेशन से बाहर आ सकते हैं, इसलिए यहां पर इस बात को मैं लिख सकता हूं, फाई E कर्व बराबर हो गया E cos 0, अंदर हो गया समेशन डेल्टा S। E cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। समेशन S कितना हो गया? समेशन S का मतलब इसकी कर्व सरफेस, सिलेंडर की कर्व सरफेस का टोटल एरिया। अगर साथ छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई E कर्व इक्वल टू E cos 0 1 कर देता हूं, हटाता हूं, और डॉट हटाता हूं, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा बेटा 4 पाई 2 पाई R। सिलेंडर का कर्व सरफेस का सरफेस एरिया होता है ये, यहां लिख देता हूं, इस बात को यहां लिख देता हूं, समेशन डेल्टा S इक्वल टू होता है 2 पाई R। सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है बेटा। कर्व सरफेस का सरफेस एरिया 2 पाई R। तो बेटा हमारा कर्व सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, ये इक्वेशन बनना चाहिए। हमारी कर्व सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरा, इतना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी फ्लैट सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। देखना, हमने बेटा इसी थीटा की वजह से कि ये कांस्टेंट निकले या 0 निकले, हमने सरफेस ही ऐसी एज्यूम की थी, गोसाइन सरफेस, कि उस पर E और S आपस में पैरेलल, आपस में क्या हो? पैरेलल। इसीलिए हमने गोसाइन सरफेस बाय सिमेट्री इस तरीके से ली थी कि E और S आपस में पैरेलल, ठीक है। तभी ये cos थीटा 0 हो सकता था। अगर कोई और एंगल होते, अलग अलग एंगल बढ़ रहे होते, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसलिए गॉस लॉ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, सिमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं जिनके थीटा निकल सकते हैं, या कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, या दूसरी वे में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर परपेंडिकुलर। ओके बेटा, सरफेस पर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इट मींस E और S दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं। चलिए बेटा, अब हम बात आते हैं फ्लैट सरफेस, तो मैं इसे मिटाता हूं, ये बस आपके दिखाने के लिए।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस अब निकालेंगे। अब देखते हैं बेटा, फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्लैट सरफेस, फ्लक्स पासिंग या फ्लक्स थ्रू लिख देता हूं, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फ्लैट सरफेस, पहले वाली से निकालते हैं। तो इसको लिख देता हूं फाई ई फर्स्ट फ्लैट, जैसा आप लिखना चाहें लिख लीजिए। ये फर्स्ट फ्लैट, फर्स्ट फ्लैट ये है फर्स्ट फ्लैट। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा? ऊपर, सभी पॉइंटों का इसके एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? रेडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, ये हमेशा एरिया वेक्टर के साथ 90 ही एंगल बनाए। समझिए, एरिया वेक्टर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, कभी ऐसे है तो भी 90, इसको ऐसे कर दिया तो भी 90, ऐसे कर दिया तो भी 90, ऐसे तिरछा कर दिया तो भी 90, तो यहाँ पे 90 एंगल बनेगा। इसका एरिया वेक्टर पहले बनाता हूँ। इस पर कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया, डेल्टा एस, डेल्टा एस का एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसे, समझिए, ठीक है। ये हो गया एस वेक्टर इसका। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ये तो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है वैसे भी, पर दिखा देता हूं, ई, ठीक है। तो ये एंगल जो बनता है कितना बनता है? 9, किसी भी पॉइंट पर। तो यहां पर अगर बात करते हैं फ्लक्स की, तो फॉर्मूला होता है समेशन ई एस, ई डॉट एस लिख देता हूं, बराबर ई डॉट डेल्टा एस, ऐसे बराबर समेशन ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो हमें मालूम है थीटा इक्वल टू 90 फॉर फ्लैट सरफेस, फ्लैट ऑल पॉइंट, फॉर एवरी पॉइंट, फॉर एवरी पॉइंट ऑन फ्लैट सरफेस। शॉर्ट में लिखते हैं, थीटा कितना होगा? 90। तो बेटा इससे फ्लक्स कितना होगा? 0। फाई ई फर्स्ट फ्लैट बराबर कॉस, ये क्या हो जाएगा? समेशन ई डेल्टा एस कॉस 90। अब एरिया वेक्टर, ये सरफेस एरिया वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे 0 हो जाएगा तो हम सोचते नहीं, तो ये क्या हो गया? 0। तो इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं पड़ेगा, नो फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर, यहां पर, ठीक है। ओके बेटा, देखिए अब फ्लक्स थ्रू, अब बात आती है फ्लक्स थ्रू सेकंड फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो सेम बेटा वही, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर होगा नीचे की, जैसे ये है, इसका एरिया वेक्टर नीचे की। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया वेक्टर अगर यहां मान सेकंड सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर किसी पॉइंट। तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। चलिए बता, एक डायग्राम, एक लाइन खींच देता हूं, ई, ये ई की डायरेक्शन है, एंगल बना 90। तो ये भी 90, तो इससे भी कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा। वैसे भी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो 0 ही होना था। तो फाई ई सेकंड फ्लैट बराबर समेशन ई डॉट डेल्टा एस बराबर सीधा ई डेल्टा एस
cos 90। ठीक है बेटा, तो इसे भी मैं लिख देता हूं 0। ठीक है, सेम बात इसके लिए भी है, थीटा इक्वल टू 90। इस बात को आप यहां ऐड भी कर सकते हो, थीटा इक्वल टू 90 फॉर एवरी पॉइंट ऑन फ्लैट सरफेस। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन बात है, इसलिए दोनों से फ्लक्स क्या पास करेगा 0। अब बात आती है पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स, तो बेटा तीनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, फ्लैट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, इन तीनों को ऐड कर दें। ये तो वैसे भी 0 है तो उतना आएगा, पर लिखने का तरीका लिखते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कंप्लीट लिख देता हूं। कंप्लीट सिलेंडर, तो बेटा फाई ई इक्वल टू, ये नेट मान लेते हैं टोटल, तो ये होगा बेटा फाई ई कर्व प्लस फाई ई फर्स्ट फ्लैट प्लस फाई ई सेकेंड फ्लैट, ऐसे। तो ये है बेटा ई पॉइंट ई इंटू 2 पाई आर, और ये होगा बेटा 0, ये हो गया 0। तो हमारा नेट फ्लक्स आ गया 2 पाई आर। कितना आ गया, ई इंटू 2 पाई आर, ये हमारा नेट फ्लक्स है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इसको छोड़ दे, बाकी इनकी जरूरत नहीं थी, पर चलिए। अब बात आती है, ये तो आ गया इस गोसाइन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, बस यही मुश्किल पार्ट होता है। इसके बाद तो सब आसान हो जाता है कि जो गोसाइन सरफेस एज्यूम करना और गोसाइन सरफेस एज्यूम करने के बाद उससे फ्लक्स निकालना। ठीक है, तो यहाँ सिलेंडर से फ्लक्स, इससे पहले हम एक एग्जांपल 1.12 कर चुके हैं, उसमें सिलेंडर से फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर है। हालांकि वो थोड़ा सा अलग था, उसमें फ्लैट सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया था, कर्व सरफेस से नहीं किया था। यहाँ पर कर्व सरफेस से फ्लक्स पास किया है, फ्लैट से नहीं किया। तो बेटा ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम बनती हैं, तो इमेजिनेशन इंप्रूव करना है। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि अलग तरीके की काफी नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम बन सकते हैं। चलिए बेटा, अब बाय गॉस लॉ का एक फॉर्मूला होता है, गॉस लॉ का फॉर्मूला था नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फाई ई बराबर होता है सिंपल Q अपॉन एप्सिलॉन। क्या होता है, Q फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड था, आपको पता है। बस यहाँ Q क्या था, Q इनसाइड, यानी उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज। तो बेटा यहाँ पर क्लोज सरफेस क्या है, सिलेंडर। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो बेटा हमें मालूम है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। और ये सिलेंडर कितना लंबा है, L। सिलेंडर की लेंथ कितनी है, L। यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, तो L लेंथ का चार्ज कितना होगा, लैम्डा है। यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, तो L लेंथ का चार्ज कितना होगा, लैम्डा L। यहाँ पर Q बराबर लिख सकते हैं लैम्डा। Q बराबर क्या लिखा जा सकता है बेटा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बात को मैं चाहे यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन एस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो हमें इसके जितनी चार्ज इंक्लोज किया, देखिए बाहर जो चार्ज रहेगा वो रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। गॉस लॉ वैलिड था चार्ज इनसाइड के लिए, कि चार्ज इनसाइड कितना है। तो इस गोसाइन सरफेस में चार्ज कितना हो गया, L लेंथ है, तो कितना हो गया, लैम्डा। इसको नाम दे दिया। इनको बेटा अननेसेसरी ज्यादा नाम देने की जरूरत नहीं है। ये ए बी और ये सी ऐसे ले लीजिए, और इसको इक्वेशन बना दीजिए, ये ऐसे, इसको इक्वेशन 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यहां लिख देता हूं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से ये भी फाई है, ये भी फाई है, इक्वल रख सकते हैं इन दोनों चीजों को। ये भी नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर था, ये भी क्या है, नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर।
तो ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा ई डॉट नहीं बेटा इनटू है आर है। जब तक वेक्टर नहीं लगे होते तब तक ये डॉट या क्रॉस नहीं होती, याद रखिएगा। इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, बाय इक्वेशन 1 2। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये एल और एल तो कैंसिल होगा, ये एल और एल तो कैंसिल होगा, तो ई कितना आ गया, ई इक्वल टू आ गया बेटा ई इक्वल टू आ गया, ये नीचे जाएगा लैम्डा अपॉन एल, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, ये हो गया लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा एट डिस्टेंस, ठीक है, इसमें आर डिस्टेंस भी आ गई, आर डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट डिस्टेंस E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये हो गया, ठीक है। तो मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं। देखिए बेटा, लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा रेडियल इन प्लेन, रेडियल इन प्लेन, ठीक है। और वो प्लेन किसके परपेंडिकुलर होगा, इस वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर, इस वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर किसी प्लेन में रेडियल, समझ गए थे आप, ऐसे वायर, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें एक ऐसी कोसाइन सरफेस एज्यूम करनी थी जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो, परपेंडिकुलर। तो हम जानते थे वो कोसाइन सरफेस सिलेंडर बन सकती है कि सिलेंडर का एरिया वेक्टर भी रेडियल होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, रेडियल इन प्लेन। तो E और S हमेशा पैरेलल है। तो हमने एक कोसाइन सरफेस ली सिलेंडर, फिर हमने क्या किया, सिलेंडर से फ्लक्स पास करा। तो सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास करेगा, इसके 3 सरफेस थी, एक कर्व 2 फ्लैट। तो हमने जब एज्यूम ये सॉल्व किया तो कर्व सरफेस के लिए थीटा ही था 0, ठीक है, और फ्लैट सरफेस के लिए थीटा है 90, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल सरफेस है और ये परपेंडिकुलर सरफेस है, ठीक है, पास सरफेस परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों 0 है। बाद में हमने इनको ऐड कर दिया तो हमारा नेट फ्लक्स थ्रू कोसाइन सरफेस या सिलेंडर, कंप्लीट सिलेंडर आ गया। इस कंप्लीट सिलेंडर से कितना फ्लक्स गुजरा, अब हमारे पास एक और दूसरा लॉ था, गॉस लॉ, फ्लक्स पास करने का। वो बड़ा आसान था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q बराबर होता है लैम्डा है। तो इन दो इक्वेशनों को इक्वेट किया, हमारे ये रिजल्ट आ गया, हमारा क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो इसकी वेक्टर फॉर्म ऊपर लिख देता हूं बेटा, इसकी वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। देखिए बेटा, ये रेडियल आउटवर्ड, तो यहां पर कोई यूनिट वेक्टर लगा दिया, क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर। और वेक्टर लगा दिया तो ये यहां वेक्टर लगा दिया। यहां एक आर क्या है, वेयर आर इज रेडियल यूनिट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियल डायरेक्शन में, वो तो हमें पैटर्न से दिख रहा था, है। फॉर पॉजिटिव लैम्डा आउटवर्ड एंड नेगेटिव लैम्डा इनवर्ड, बस, ठीक है। आर क्या है, कोई रेडियल यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन प्लस लैम्डा के लिए आउटवर्ड होगी और माइनस लैम्डा के लिए अगर माइनस चार्ज होता तो इनवर्ड। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म, ये इसकी क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म, ये इसकी हो गई बेटा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक एनसीईआरटी में छोटी सी इसकी एक प्रॉब्लम दे रखी है 1.23,
1.23 इसी पर बेस्ड है। इसे मैं कंटिन्यू करा देता हूँ, बहुत आसान है, पर मैं एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स कराता हूँ तो उसे भी कराता हूँ। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए हमेशा, इससे आप आसपास के किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पी पर निकाल सकते हैं जो कि वायर से आर डिस्टेंस पर हो। एक और बात बेटा जो इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, देखिए बेटा प्रैक्टिकली इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर नहीं होता है, या जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कैसे लेंगे। तो क्या होगा, ये जो पी पॉइंट होता है, इस पी पॉइंट को इसकी लेंथ से कंपेयर, जैसे मान लीजिए वायर लंबा है, मान लीजिए 10 मीटर लंबा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा 1 mm पर, 2 mm पर, 1 सेंटीमीटर पर, इस तरीके से बहुत पास। तो आप यूँ समझिए कि अगर कोई वायर बहुत लंबा है और उसके बिल्कुल पास के किसी पॉइंट की बात करें तो उस आर के कंपेयर, यानी डिस्टेंस के कंपेयर, आर के कंपेयर में ये वायर बहुत लंबा हो तो हम इनफाइनाइट ले सकते हैं। समझिएगा, इस लेंथ के, ये रेडियस के कंपेयर या इस डिस्टेंस के कंपेयर अगर ये लेंथ बड़ी है तो हम इसको इनफाइनाइट एज्यूम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम इस तरीके से होंगी, वायर वगैरह बहुत लेंथ के लिए जाएंगे और ये जो पॉइंट काफी निकल लिया जाए, तो इस पॉइंट के कंपेयर ये वायर इनफाइनाइट एज्यूम किया जा सकता है। चलिए बेटा अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.23। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.23 एनसीईआरटी। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की प्रॉब्लम है, आसान सी प्रॉब्लम है, 2 मिनट में देखते हैं। देखिए बेटा ये दे रखा है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। उन्होंने कहा है कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब आप लॉन्ग वायर से समझ सकते हैं, लाइन चार्ज या लॉन्ग वायर। तो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है जिसकी वजह से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है 9 × 10⁴। तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछी है। तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो होता है E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। यह अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इन्होंने, डिस्टेंस दे रखी है आर, इन्होंने लैम्डा पूछा, क्या पूछा लैम्डा। चलिए बेटा वैल्यू पुट करते हैं। तो E दे रखा है 9 × 10⁴, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है बेटा 2 × 9 × 10⁹। आप इसे ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹। तो बेटा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 2 × 9 × 10⁹। यहाँ से 2 ऐसे, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी मैंने 2 × 9 × 10⁹ इसकी लैम्डा फाइंड करना है। आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में लेंगे तो 10⁻⁻। सॉल्व करते हैं, लैम्डा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9 × 10⁴ × 2 × 10⁻⁻2 अपॉन 2 × 9 × 10⁻⁹। कुछ चीजें क्रॉस हो गई, ये कैंसिल, पावर बची बस 4 -2 + 2 -7, तो ये आ गया बेटा 10⁻⁻7। और लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट होती है कूलम पर मीटर। ये लेंथ पर यूनिट है, लेंथ पर मीटर होता है, तो कूलम पर मीटर। यहाँ से तो बेटा ये बड़ा आसान सवाल था। इसमें एक चीज देखिएगा, बहुत पास में 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये समझिए बहुत लंबा वायर है। अगर प्रैक्टिकल सोचें, ठीक है,
डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज की 0.2 सेंटीमीटर से बेटा इतना सा होगा, ये इतनी सी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के चलेगा इन डायमेंशंस को कि ये कितने डिस्टेंस में पूछते हैं, क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए।